नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने सिगरेट की डिब्बी पर वैधानिक चेतावनी देखी होगी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अभी आपने हमारी स्क्रीन पर एक गैर वैधानिक चेतावनी देखी और वो चेतावनी यही है कि राजीव कुमार के आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद न रखें। लेकिन ये चेतावनी देने की नौबत क्यों आई है? क्या कभी आपने इस पर गौर किया? तो चलिए आपको याद दिलाता हूं। साल था 2012। संसद का बजट सत्र आने वाला था। आमतौर पर पहले बजट को उस दौर में, खासकर 2012 के साल में या उसके 5-10 साल पहले से 5-10 साल बाद तक, बजट को पेश करने की जो टाइमिंग होती थी वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के दिन होती थी, जो परंपरा थी। लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उस विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने भी शुचिता का पालन किया और आयोग ने भी अपनी तरफ से शुचिता बनाए रखने की सरकार से अपेक्षा की। सरकार ने आयोग की मंशा का सम्मान किया और बजट सत्र को चुनाव तक के लिए टाल दिया गया। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जब तक चुनाव हो नहीं गया, मतगणना नहीं हो गई, तब तक न तो रेल मंत्री ने बजट पेश किया और न ही वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया और देश का बजट रुका रहा। चुनाव हो गए तब बजट पेश किया गया। यह होती है आदर्श आचार संहिता के प्रति, भारत की संवैधानिक मान्यताओं के प्रति, लोकतांत्रिक विचारों के प्रति प्रतिबद्धता इसे कहते हैं। लेकिन आज का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आज क्या हो रहा है? झारखंड के साथ साथ वायनाड की लोकसभा सीट के साथ साथ बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इन 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान भी चल रहा है। कायदे से मतदान को प्रभावित करने वाला कोई भी काम उस राज्य के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जो कहीं भी गलत तरीके से मतदान को प्रभावित करने और वोटर्स को लुभाने के तौर पर जिसे देखा जाए, और इसीलिए जो व्यवस्था है चुनाव आयोग की तरफ से, उससे यह है कि 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिहार में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, इन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है और ठीक इसी वक्त बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स की आधारशिला रख रहे हैं। क्या इस बात को कोई स्वीकार करेगा? और क्या राजीव कुमार के आयोग में यदि जमीर जिंदा होता तो उस जिंदा जमीर के रहते हुए जिस राज्य में चुनाव चल रहा है उस राज्य में जाकर एम्स या किसी भी योजना का शिलापट लगाने की इस देश के प्रधानमंत्री, क्या किसी के पास भी साहस होता? क्या आप टीएन शेषन के जमाने में सोच सकते थे कि एक तरफ लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हो उसी राज्य में और उसी राज्य के दूसरे हिस्से में जाकर एम्स खोला जा रहा हो या कोई और विकास योजना का उद्घाटन हो रहा हो? कहां चला गया आदर्श आचार संहिता? कहां चली गई लोकतांत्रिक मर्यादाओं की बात? इसीलिए गैर वैधानिक चेतावनी देने की नौबत आई। और गैर वैधानिक चेतावनी आज के दौर में देने के बावजूद होता क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान के दरमियान इतने संगीन आरोप लगाए कि अडानी अंबानी टेम्पो में भरकर पैसा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। एक भी कोई कार्रवाई, एक भी जांच की कोशिश कांग्रेस पार्टी पर क्या राजीव कुमार के आयोग ने की? प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार नागरिक है, हम सब प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री की बात को भी यूं हवा में उड़ा दिया राजीव कुमार के आयोग ने। न तो अडानी अंबानी से पूछताछ की और न ही कांग्रेस पार्टी से पूछताछ की, न ही उस टेम्पो का नंबर पता लगाया जिस टेम्पो में भर भर कर पैसा भेजा गया। ये आयोग का कामकाज चल रहा है। और आगे देखिए, आदर्श आचार संहिता कहती है कि किसी भी प्रकार के सांप्रदायिकता फैलाने वाले बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे यदि कांग्रेस आएगी तो, भैंस खोलकर मुसलमानों को दे देंगे। इसी तरह घर में 4 कमरे हैं तो 2 कमरे लेकर किसी को दे देंगे। झारखंड में बेटियों को लेकर सवाल उठा रहे। जब किसी धर्म विशेष का नाम
प्रधानमंत्री ले रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री आदर्श आचार संहिता की परिधि से ऊपर है? क्या इस देश में प्रधानमंत्री के ऊपर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती? आज राजीव कुमार जी को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट अंपायर रहे डेरेल हेयर का नाम मुझे याद आता है। डेरेल हेयर भी उतने ही निष्पक्ष दिखते थे जितने निष्पक्ष आयोग में बैठे हुए राजीव कुमार साहब दिखते हैं। डेरेल हेयर की अंपायरिंग के यशोगान को आप सुन सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन अंपायर थे। उसी तरह कह सकते हैं कि कितने बेहतरीन आयुक्त हैं राजीव कुमार साहब। एक तरफ से पूरी खुली छूट दे दी गई है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की छूट दे दी गई है। आखिर फिर इस आदर्श आचार संहिता की पोथी को रखने का मतलब क्या है? क्यों यह ड्रामा रचा गया है आदर्श आचार संहिता का? आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि 10:30 पर जैसे ही समय सीमा समाप्त हो जाए, एक रिटर्निंग ऑफिसर की औकात इतनी होती है कि देश के उप प्रधानमंत्री के हाथ से माइक छीन ले। समय समाप्त होता है, अब आप भाषण नहीं दे सकते। ये परवाह नहीं करे कि वो उप प्रधानमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या पता नहीं कौन है, देवताओं के देवता है या कौन है। ये होता है आदर्श आचार संहिता। लेकिन आज क्या कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री या गृहमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने का कोई ड्रामा रचा गया हो? क्या उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की ही तलाशी होगी? क्या कल्पना सोरेन को ही रोका जाएगा? बड़ा सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में यह जो एक पोथी बना दी गई है आदर्श आचार संहिता की, जब प्रधानमंत्री इसके प्रति सम्मान नहीं रख सकते तो इस देश का भला आम नागरिक कैसे सम्मान रखेगा? लालू यादव का सदन में दिया गया एक बयान याद आता है पोखरण विस्फोट के बाद, जो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में लोकसभा में कहा था कि अब तो गांव में लड़के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बम फोड़ रहे हैं तो हम लोग भी क्यों ना बम फोड़े। वो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब प्रधानमंत्री को ही संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं है तो फिर इस देश के लोग भला इस लोकतांत्रिक संस्था के प्रति किस हद तक जवाबदेह बने रहेंगे? इस पर तो स्वाभाविक रूप से सवालिया निशान उठ जाएगा। दरभंगा आज प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत थी? क्या दरभंगा 13 तारीख को ही जाना था, जिस दिन बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है? अब कुछ लोग ये कहने वाले भी आ जाएंगे कि चुनाव दरभंगा में नहीं हो रहा है, तो क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो दरभंगा में एम्स बनेगा उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया जाएगा कि जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां से आने वाले किसी भी मतदाता का या उनके परिवारीजनों का या उनके रिश्तेदारों का इलाज दरभंगा एम्स में नहीं होगा? तभी तो माना जाएगा कि दरभंगा एम्स का जो उद्घाटन हो रहा है, जो शिलान्यास किया जा रहा है, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। एम्स दरभंगा को मिले, एम्स पटना को मिले, एम्स बक्सर को मिले, एम्स मोतिहारी को मिले, कहीं भी मिले, एम्स सिर्फ उस शहर उस जिले के लिए नहीं मिलता है। आईआईटी सिर्फ उस शहर और जिले के लिए नहीं मिलता। एयरपोर्ट और रेलवे सिर्फ उस शहर और जिले के लिए नहीं मिलते, वो पूरे राज्य और यहां तक कि राज्य के बाहर का भी जो इलाका उस इलाके से जुड़ा हुआ होता है उसको भी प्रभावित करता है, उसके लोगों को भी लाभान्वित करता है। तो चुनाव के वक्त ये लाभान्वित करने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश क्यों राजीव कुमार का आयोग मौन है? निष्पक्षता पर सवाल तो उठेंगे ही। और इसके आगे की घटना भी मैं आपको बताता हूं। बिहार का एक जिला है जमुई। जमुई में ठीक 36-48 घंटे बाद यानी परसों 15 तारीख को 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा के जयंती में भाग लेंगे। अब बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के महानायक, इस देश के महानायक। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। झारखंड, जो आज का झारखंड है, मूल रूप से वही उनका कार्यक्षेत्र था। झारखंड में आदिवासी समाज और बिरसा मुंडा को भगवान मानने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। अब झारखंड में तो जा नहीं सकते थे प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम करने, क्योंकि वहां चुनाव पूरे राज्य में चल रहा है। वो झारखंड की सीमा से सटे हुए, जमुई जिले से झारखंड की दूरी ज्यादा नहीं है, तो झारखंड की सीमा के बेहद करीब के बिहार के जिले में जाकर बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का मकसद क्या है?
क्या वहां के आदिवासी समाज को लुभाने के लिए बिहार की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है? इतने दिनों में बिरसा मुंडा की याद नहीं आई? इतने दिनों में बिरसा मुंडा के लिए, और बिरसा मुंडा जिस समाज से आते थे उस समाज की तरक्की के लिए कुछ याद नहीं आया? चुनाव आया, 5 दिन बाद 4 दिन बाद चुनाव है, या आज कुछ इलाकों में चुनाव चल रहा है और चुनाव आज खत्म हो जाएगा, कुछ इलाकों में चुनाव बचा होगा, तब बिरसा मुंडा की याद आ रही है। ये इस देश में लोकतंत्र और चुनाव तंत्र की व्यवस्था का जीता जागता नमूना है। राजीव कुमार के आयोग से जिस निष्पक्षता की लोगों को उम्मीद थी वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्या हो रहा था? कांग्रेस के गारंटी पत्र को लेकर यही राजीव कुमार का आयोग क्या कर रहा था? डीजीपी को हटाने में, महाराष्ट्र के डीजीपी को हटाने में कितनी देर क्यों की गई? जब हाईकोर्ट जाने की धमकी दी नाना पटोले ने तब हटाया गया। लेकिन झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाना था, एक बार बीजेपी ने डिमांड की और ऐसा लगा जैसे भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनके वकील ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर उन्होंने कह दिया कि उद्धव ठाकरे सरकार फ्लोर टेस्ट ले, वैसा ही लगा बिल्कुल उसी तरह से कि भाजपा के कहने पर, भाजपा की डिमांड पर सीधे सीधे राजीव कुमार ने डीजीपी को हटाने का फैसला झारखंड में कर दिया। ये पब्लिक है, सब जानती है, सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये आयोग काम कर रहा है। मैं दर्शकों से माफी के साथ कहना चाहता हूं कि टीएन शेषन का नाम लेने की बड़ी इच्छा थी। इस आयोग के साथ स्वतः ही टीएन शेषन का नाम जुड़ जाता है, स्वतः ही जीवीजी कृष्णमूर्ति और लिंगदो साहब का नाम जुड़ जाता है। लेकिन जब राजीव कुमार का नाम जुड़ता है तो फर्क वहीं पैदा हो जाता है। मैंने डेरल हेयर का नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया के अंपायर का, तो डेरल हेयर के साथ डेविड शेफर्ड का नाम लेने से जो फर्क पड़ता है वही फर्क यहां भी पड़ जाता है। जो हालात बने हुए हैं उन हालात में देश के प्रधानमंत्री से जो उम्मीद लोगों को है वो उम्मीद को पूरा करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहे। 13 तारीख को 4 सीटों पर बिहार में वोटिंग और 13 तारीख को बिहार में जाकर एम्स का उद्घाटन। कहने के लिए तर्क कि जहां वोटिंग है वहां एम्स नहीं बन रहा है। अरे वहां एम्स नहीं बन रहा है तो 24 घंटे बाद कल ही कर लेते तो क्या, कौन सा पहाड़ टूट जाता? वोटिंग के बाद ही कर लेते, कौन सा पहाड़ वहां टूटना था? आज ही करना था जब वोटिंग है। इस प्रकार के लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का जो तमाशा बना हुआ है, उस तमाशे को देखने के लिए, उस अमृतकाल के लिए हम सब कहीं ना कहीं खुद को मानसिक तौर पर पहले से तैयार रखे हुए हैं। तभी इस प्रकार के तमाशे को देखकर लोग तालियां भी पीट रहे हैं। बहुत लोग तालियां पीट रहे हैं कि दरभंगा में एम्स तो बन रहा है। एम्स बनाने से किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जिस टाइमिंग का इस्तेमाल हो रहा है उस टाइमिंग से लोगों का विरोध जरूर है। और उस विरोध के लिए लोकतांत्रिक अधिकार जो विरोध का है, आलोचना का है, जो अभी 2 दिन पहले तक देश के चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ साहब भी कहते हैं कि न्यायालय तक की आलोचना हो सकती है। फिर भला चंद्रचूड़ साहब की इस टिप्पणी को सिरोधार्य करते हुए हम राजीव कुमार के आयोग की आलोचना से भला क्यों चूके? ये आयोग अब अपनी निष्पक्षता को लेकर के विवादों के घेरे में है। ये आयोग आज की तारीख में लोकतंत्र में मैच रेफरी या अंपायर की भूमिका में नहीं, फिक्सर की भूमिका में लोगों की नजर में दिखना शुरू हो चुका है। तो आगे आगे देखिए होता क्या है, लेकिन जो हो रहा है लोकतंत्र के अमृत काल में, इसका आनंद भी आप लोग ताली बजा करके लेने के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।